हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका राजस्थान जीके के अंतर्गत भूगोल की क्लास में। इससे पहले के टॉपिक में हमने राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में बात शुरू की थी, जिसमें हमने आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में पढ़ा था और उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो बाणगंगा नदी है वह नदी आंतरिक प्रवाह की नदी में भी गिनी जाती है और इसको बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंदर भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये केस क्यों है, दोनों में अफवाह तंत्र में भी क्यों शामिल, आंतरिक अफवाह में भी इसको क्यों शामिल करते हैं या फिर इसको बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में क्यों सम्मिलित किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बाणगंगा नदी का थोड़ा सा अपन पहले एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात कर लेते हैं कि इसका नाम बाणगंगा नदी क्यों पड़ा। महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है जिसमें पांडवों को जो है वो वनवास दिया गया था, 12 साल का वनवास और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास। तो अज्ञातवास का कुछ समय जो है पांडवों ने बेराट, या जिसे विराट नगर भी कहते हैं, वहाँ पर जो है ये कुछ समय निकाला था। तो यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि जब द्रौपदी को प्यास लगी तो अर्जुन ने तीर चलाया और उस तीर के लगने से जो है वो इस बाणगंगा का उद्गम हुआ। तो बेराट जो है वह बाणगंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। ये कहाँ है, ये देखिए आप, यहाँ पर बेराट जयपुर ज़िले के अंदर है। जयपुर ज़िले में बेराट की पहाड़ियों से ये बाणगंगा नदी निकलती है। इस बाणगंगा को चूंकि अर्जुन ने बाण मारा था, इसलिए इसको जो है वो अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा या बाणगंगा। इसके अलावा इसको जो है वो ताला नदी भी कहते हैं, ताला नदी। तो ये जो है वो बेराट की पहाड़ियों से निकलती है और कुछ दूर चलने के बाद यहाँ पर एक जगह आती है जमवा रामगढ़। तो यहाँ पर जो इसके ऊपर एक बांध बनाया गया जिसे रामगढ़ बांध कहते हैं। इसके बाद जयपुर के बाद ये नदी दौसा ज़िले में प्रवेश करती है और दौसा के बाद ये भरतपुर ज़िला, भरतपुर के अंदर प्रवेश करती है और भरतपुर में इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, अजान बांध। नाम याद रखेंगे आप, अजान बांध। और इसी बांध से जो गाना पक्षी अभयारण्य है, गाना पक्षी अभयारण्य, इसको पानी की सप्लाई होती है। गाना पक्षी अभयारण्य। और भरतपुर के अंदर ये नदी प्रवेश करती है और भरतपुर में ही जो है वो ये कहीं पर विलीन हो जाती है, इसकी धाराएं वितरिकाओं में बंट जाती है, अलग अलग वितरिकाओं, छोटी छोटी वितरिकाओं। तो ये तो बात थी इसके आंतरिक प्रवाह की। परंतु जब कभी अधिक बारिश होती है तो ये नदी अपना प्रवाह क्षेत्र बढ़ा लेती है और आगे ये जो है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा ज़िले के अंदर एक जगह है फतेहाबाद। फतेहाबाद आगरा ज़िले में है। तो ये नदी वहाँ पर इस यमुना नदी से मिल जाती है। तो आप देखेंगे कि जब बारिश कम होती है तो ये नदी भरतपुर के अंदर ही अपनी वितरिकाओं के अंदर छोटी छोटी वितरिकाओं में बंट जाती है और भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। और जब अधिक बारिश होती है तो ये राजस्थान की सीमाओं को पार करके उत्तर प्रदेश में आगरा के पास, आगरा ज़िले में फतेहाबाद में जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये जब तक राजस्थान में ही ख़त्म हो जाती है, राजस्थान में ही, तो इसको आप आंतरिक प्रवाह के अंदर मानते हैं
और जब ये अधिक बारिश की स्थिति में जो है इसको जब अपना प्रवाह क्षेत्र बढ़ा लेती है तो ये बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित हो जाती है, क्योंकि ये यमुना नदी से मिल जाती है। तो एनसीईआरटी के अंदर इस नदी को जो है एनसीईआरटी बुक्स के अंदर अभी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियों में सम्मिलित किया गया है। इस नदी को जो है वो क्वेश्चन आया था एक बार कि इनमें से कौन सी एक रुंडित नदी है। रुंडित नदी क्या होती है, ध्यान रखिए आप लोग। रुंडित नदी यानी कि वो नदी जो आंतरिक अपवाह के अंदर सम्मिलित होती है, यानी कि जो अपने समाप्त स्थल पर किसी मुख्य नदी में नहीं मिलकर किसी अपनी वितरिकाओं में बंटकर स्थल पर ही विलीन हो जाती है, ऐसी नदी रुंडित नदी कहलाती है, या अपन कह सकते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी कहलाती है। तो रुंडित नदी में बाणगंगा ऑप्शन था, तो इसलिए बाणगंगा को जो है अब तक रुंडित नदी मानते हैं, लेकिन अगर अधिक बारिश हो जाती है तो ये नदी यमुना नदी के अंदर जाकर मिलती है। तो ये बाणगंगा नदी के बारे में छोटा सा एक टॉपिक था, इसको मैंने एक अलग से लिया क्योंकि ये दोहरा केस है, आंतरिक अपवाह भी है और यमुना नदी के अंदर मिलने के कारण इसको बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में भी सम्मिलित किया गया है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा।